बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर मुतनब्बे किया है कि भारत ऑपरेशन के जरिए रियासती दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 40,000 से तजावज़ कर गई है। और शिबली फराज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर राज से मुतल्लिक मीडिया में गर्दिश करने वाले खबरों की तरदीद कर दी है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब जी, आपको भी डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि 31 के बाद सियासत पे झाड़ू फिरने वाला है। क्या 31 जुलाई के बाद? जी 31 जुलाई की बात। मेरा ख्याल है वो ईद के बाद 4 दिन की वापसी जो है वो टिल फर्दर ऑर्डर जो है वो सियासी कशीदगी देख रहे हैं। टिल फर्दर ऑर्डर नहीं, सियासी कशीदगी क्या, सियासत तो ऐसे ही बस बयानबाजी रह गई है। और क्या है सियासत में, क्या रह गया। और शिबली फराज साहब इंतहाई अच्छे दोस्त हैं मेरे ज़ाती तौर पे। वो कह रहे हैं कि गवर्नर राज जो है वो मुल्क दुश्मन अनासिर। तो ये तो शाह महमूद कुरैशी ने बात की, इनके अपने वज़रा 10 दफ़ा बात कर चुके हैं पब्लिकली, गवर्नर राज लगाएंगे सिंध में। तो अब बस बात तो करनी होती है लोगों ने, वो कर रहे हैं। लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि कल आज खुद नोटिस की समाअत है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से जी। और कोई कौमी पॉलिसी नहीं बनी। किसी को नहीं पता कि ये कौन से SOPs हैं, कहाँ पे मार्केट्स खुल रही हैं। इंटरसिटी पंजाब के अंदर जो है वो कह रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी बसों के किराए हमने कम कर दिए, बसों के अंदर जो है वो किस तरह से हम सवारियों को बिठाएंगे और आधी सवारियाँ बिठाएंगे, और वो उनका इशू चल रहा है। सिंध जो है उसने खोलने से इनकार कर दिया है ट्रांसपोर्ट वगैरह को। और कौन सी मार्केट्स खुली हैं, कौन सी नहीं खुली, क्या हो, कोई कौमी तो क्या कोई नहीं, कोई ज़िले पॉलिसी भी नहीं बनी। कोई ज़िले क्या, कोई मेरे ख्याल से किसी इलाके गली मोहल्ले की भी एक पॉलिसी, कोई सर पे समझ नहीं आ रहा। और सारी बातें एक तरफ, अगर कहीं SOPs की प्रॉपर पाबंदी हुई है तो मसाजिद में हुई है, जिसपे सबसे ज़्यादा खप डली थी रमज़ान शुरू होने से पहले। अल्लाह रसूल का नाम कहीं आ जाता है तो तकलीफ़ ख़ास शुरू हो जाती है ना मुल्क में लोगों को। मतलब बाज़ारों में, सड़कों पे कोई SOP माने ना माने, जो इस दौर में भी, इस वक्त भी, अगर सबसे ज़्यादा आप याद करें रमज़ान के आगाज़ से पहले तो कितनी खप डली थी कि मसाजिद में क्या होगा क्या नहीं। मसाजिद ने तो SOPs को अपने इत्तिकाफ़ के हवाले से, नमाज़ों के हवाले से, तरावी के हवाले, कहीं आपने देखा कि वो कोई बात ऐसी हुई तो पकड़ के उलमा को जेलों में डाल देते। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं हुई वहाँ पे। और बाकी आप पूरा मुल्क देखें तो फिर उसके बाद जो है, और ये आखिरी अशर शुरू है और अभी तक इत्तिकाफ़ का भी कुछ नहीं पता। बहरहाल ये कल देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर क्या बात करती है और क्या नहीं करती। 41,152 और स्पेन में आज जो है वो पहली दफ़ा 2 महीने के बाद ये हुआ है कि 100 से कम वहाँ पे 97 अमवात हुई हैं। और भारत में जो है वो 31 तारीख तक मुकम्मल लॉकडाउन जो उनका चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, जो भी उनका लूला लंगड़ा, क्योंकि वहाँ पर भी वो 100% तो पॉसिबल नहीं है भारत में। लेकिन उन्होंने चूँकि चेन्नई के इलाके में, मुंबई में, नई दिल्ली में केसेस मौजूद हैं और बढ़ रहे हैं वहाँ पे, और तो इसलिए उन्होंने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है 31 मई तक। और उसके अलावा एक जो वाक़या है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसको मैं आगाज़ कहूँगा, वो जो चाइना और अमेरिका के दरमियान, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि ये एक डर्टी गेम जो है, अगली गेम का आगाज़ हुआ है। हुआ ये है कि इजराइल जो है उसका टिल्ट हो गया था मुकम्मल तौर पे चाइना की तरफ, मुकम्मल तौर पे तो नहीं, काफ़ी हद तक। और वहाँ पे सेक्रेटरी पोम्पेओ गए थे। वहाँ हाइफा के अंदर, मैंने पहले भी बात की थी कि हाइफा में जो बंदरगाह है, वो बंदरगाह उन्होंने दे दी 25 साल के लिए चाइना की कंपनी को। और उसके बाद सोरेक, उनका एक वाटर प्लांट है, वो भी चाइना के पास चला गया इजराइल में। रेड मैट 300 किलोमीटर की एक बहुत लंबा जो है वो बहर अमर की बंदरगाह लियोट, वहाँ तक एक ट्रेन का ट्रैक चाइना बिछा रहा है। और एशकलोन से
और उसके अलावा जो है वो और भी बहुत ज़्यादा सरमायाकारी इजराइल में हो रही थी, और इजराइल के अंदर जो है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट। सेक्रेटरी पोम्पियो चले गए। सेक्रेटरी पोम्पियो के जाने के, इजराइल से जाने के आप समझें कि कोई 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर इजराइल में चीन के जो सफ़ीर हैं ड्यू वाई, वो अपनी रिहाइशगाह पे मुर्दा पाए गए। अच्छा, ये 57 साल बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के डिप्लोमेट, चाइना के सफ़ीर इजराइल में जी, ये मुर्दा पाए गए। और इनका जो आखिरी बयान था, इसकी इन्वेस्टिगेशंस ज़ाहिर है कि कार्डियक अरेस्ट बता रहे हैं अभी शुरू में कि इनका जो इंतकाल है वो हुआ है दिल मतलब कार्डियक अरेस्ट से, लेकिन इसकी बड़े पैमाने पे तहकीकात शुरू हो गई हैं चाइना की तरफ से भी और बाकी मुल्कों की तरफ। ये मतलब बहुत ही एक अजब सी बात है कि चीन का सफ़ीर जो है इजराइल में, वो उसको इस तरह से उसकी डेथ हो जाए। ये कुछ दिन पहले ही फरवरी में यूक्रेन से इनकी पोस्टिंग हुई थी। यूक्रेन से ही गए थे इजराइल और बहुत एक्टिव थे, और वहाँ पे अमेरिकन्स ने जब बात की 2-3 रोज़ पहले सेक्रेटरी पोम्पियो ने, तो इन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया। सख्त इनकी तरफ से जवाब आया कि ये जो इजराइल है और ये डील ऑफ द सेंचुरी और ये सारा जो आप सिलसिला कर रहे हैं, इनका एक बड़ा सख्त बयान आया। सख्त बयान आने के 24-48 घंटे के बाद इनकी डेड बॉडी इनकी रिहाइशगाह से मिली। तो ये एक कुदरती मौत भी हो सकती है, लेकिन चाइना और पूरी दुनिया मशरिक़ वस्ता में इसको इस वक्त इंतहाई सीरियस, इंतहाई संजीदा लिया जा रहा है कि ये क्या वाक़या हुआ है। एक बात तो ये। दूसरी जो बात है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी ज़रा बात करता हूँ, लेकिन 2-3 मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से तकरीबन हम ये बात कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान तलखी बढ़ रही है। इसमें इंडिया दरमियान में कंटेन हो गया है। चाइना ने अपनी सॉफ्ट पावर जो चाइना दिखाता रहा है, उससे वो हार्ड पावर की तरफ चला गया। सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी, ये वो सारा चलता रहा इतने सालों तक, और उसके बाद वो अब हार्ड पावर की तरफ चला गया। नेपाल से लेके, सिक्किम से लेके, मालदीव से लेके, जिबूती से लेके, मतलब आप कई जगहों पे, तिब्बत में, दाएं बाएं, आगे पीछे, लद्दाख में। अच्छा, अब मामला ये हुआ है कि 2 रोज़ पहले इस प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि किल चेन के नाम से किताब आई है, और उस किताब के अंदर ये कहा गया है कि, और वाशिंगटन पोस्ट में डेविड इग्निशियस ने उसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा, और ये कहा कि जी अगर कोई लड़ाई हुई, और मैंने साथ ही ये भी बताया कि ये पेंटागन से बड़े इंटरलिंक्ड हैं। ये जो बात कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो बात कर रहे हैं उसको सीरियस लिया जाए, इसलिए कि ये किल चेन जो है ये किताब नहीं है, ये आप समझेंगे ये पेंटागन बात कर रहा है, ये मैसेज है पेंटागन की तरफ से। खैर, वो बात मैंने कह दी। उसके बाद ये हुआ कि उससे साथ ही फिर कल के प्रोग्राम में गालिबन हमने बात की थी कि जो स्पेशल फोर्सेस कमांड है, जो सबसे ज़बरदस्त अमेरिकन आर्मी के अंदर जो उनके कमांडोज हैं, जो स्पेशल ऑप्स हैं, और जो कि ईरान के अंदर जो फेल्ड ऑपरेशन हुआ था ईगल क्लॉ, उसके बाद उनको बनाया गया था, तो उनके जो कमांडर रिचर्ड क्लार्क, उन्होंने कहा कि अगर हमारी जंग हो गई पैसिफिक में, तो हमें हमारे ऊपर मतलब साढ़े ते ना रही हो, मतलब स्पेशल ऑप्स में ना रहना, मतलब कुछ और करना, नेवी के मत्थे डालना, कोई एयरफोर्स के मत्थे डालना, कोई उनकी जो साइबर कमांड बन रही है उसके मत्थे डालना, किसी के मत्थे हमारे मत्थे मत डालना कि हमारे लोग जो हैं वो पैरेट ऊपर कूद रहे हैं वहाँ पे पैसिफिक के अंदर और धड़ करके नीचे गिर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात की, लेकिन उसके बाद एक अजब मामला हुआ। कोई पिछले मेरा ख्याल है, इसको टाइम में कैसे कहूँ, ये कोई कल रात ही कहा जाएगा इसको, या अर्ली मॉर्निंग कहा जाएगा। पेंटागन की एक हर साल रिपोर्ट बनती है, पेंटागन की अपनी, अभी कोई किताब नहीं है, ये कोई तकरीर नहीं है, ये कोई आप समझें कि कोई आर्टिकल नहीं है, ये कोई ओपिनियन नहीं है किसी का। पेंटागन की रिपोर्ट जो इस साल की जो रिपोर्ट है, इस साल की रिपोर्ट यानी 2020 की, चाइना के हवाले से वो रिपोर्ट जो है वो मीडिया में लीक हो गई, पूरी दुनिया की मीडिया में लीक हो गई। पूरी दुनिया की मीडिया से मुराद है कि चंद मीडिया जो इंपॉर्टेंट हैं वहां पे लीक हो गई, और पेंटागन की रिपोर्ट उधर चलाएंगे, हम उसको प्ले करेंगे। पेंटागन की, ये पेंटागन है,
ये किताब नहीं है ना कोई स्पीच है, पेंटागन की रिपोर्ट अभी चंद हफ्ते के बाद ऑफिशियली रिलीज होना था, लेकिन वो पहले लीक हो गई पेंटागन के अंदर से। अच्छा, अब ये मेल से लेके, संडे टाइम्स से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके, और ऑस्ट्रेलिया के अखबारात से लेके, और पूरे मिडिल ईस्ट का मीडिया, ये यकीनन पाकिस्तान के अखबारों में भी कल आ जाएगी। ये जनाब पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है, इसको ऑस्ट्रेलियन अखबार को दिखा लेते हैं, चलिए इसको बड़ा कीजिएगा प्लीज़, किसी को भी दिखा दें, संडे टाइम्स दिखा दें, कोई भी आज का बड़ा पेपर। हाँ चलो ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि इंडो पैसिफिक है ना, तो सबसे ज़्यादा एक तो मोदी फंसने वाला है कल नहीं कल WHO की मीटिंग है, ताइवान के लिए बोले ना, क्यों नहीं बोलता, अभी उस पर भी आता हूँ जरा, मोदी अभी चुपके बैठा हुआ है। अच्छा, US वुड लूज पैसिफिक वॉर विद चाइना, ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पेंटागन, ठीक है। और पेंटागन की ये रिपोर्ट कहती है, आई ओपनिंग पेंटागन वॉर, मैं एग्जैक्टली जो रिलीज हुई है जो खबर है उसको मैं पढ़ के उसके दो चार जुमले बता रहा हूँ। आई ओपनिंग पेंटागन वॉर गेम्स, आंखें खोल देने वाले जो पेंटागन के वॉर गेम्स हैं, ये पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि US इज वल्नरेबल टू चाइना, एन अटैक फ्रॉम सुपर पावर वुड लीड टू US सफरिंग कैपिटल लॉसेस। अच्छा, बड़ा बहुत भारी नुकसान होगा अमेरिका को अगर ये जंग छिड़ गई तो। वर्ल्ड वॉर 3, मेल ने तो बिल्कुल इसको वर्ल्ड वॉर 3 कह दिया। अच्छा, उसके बाद जनाब वो कहते हैं आगे, US डिफेंस सोर्सेज, अभी पेंटागन कह रहा है, टोल्ड द टाइम्स दैट वन पेंटागन सिमुलेशन बेस्ड ऑन ईयर 2030 को उन्होंने सामने रख के वॉर गेमिंग की कि अभी नहीं 10 साल बाद अगर जंग होती है तो फिर क्या होगा। तो वो कहते हैं कि US बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द नेशन फोर्स, तो चाइना जो है उस पर काबू पा लेगा 10 साल बाद भी। अच्छा, फिर उसके बाद तो कहते हैं एवरी बेस इन इंडो पैसिफिक कमांड रीजन, एक फौजी अड्डा इज कंसिडर्ड टू बी एट रिस्क ऑफ अटैक, वो खतरे की जद में है। नाउ विद इन US आइलैंड टेरिटरी, गुआम पर्टिकुलर कंसर्न, और फौरी तौर पे जो गुआम है, गुआम का जिक्र हम आज से अपने नाजरीन को बता चुके हैं 4-5 रोज पहले, हफ्ता पहले, कि गुआम एक जजीरा है और वो जजीरा अमेरिका है, और वो बहलू काहिल में वहां से शुरू होता है अमेरिका। ये लोग समझते हैं कि शायद वो अमेरिका, वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और हवाई के जजायर से कहीं से वहां से शुरू होता है, वो ये बहलू काहिल से अमेरिका शुरू हो जाता है। और ये जो जजीरा है ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है, इधर वियतनाम ये पीछे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सबसे फौरी तौर पे खतरा जो है वो गुआम को है, जहां पे उनके ये जहाज और फ्लीट्स वगैरह खड़े हुए हैं, और ताइवान इज मोस्ट वॉलेटाइल इशू बिटवीन टू नेशंस, पर ताइवान को भी खतरा है। और वो उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2020 की जो रिपोर्ट आने वाली है चंद दिनों में, ये उसमें लिखा हुआ है, पेंटागन इज डेवलपिंग मोर हाइपरसोनिक वेपन्स लॉबिंग यूनिट्स अलोंग चाइना सी विद एंटीशिप मिसाइल प्रिपरेशंस, अब तैयारी हो रही है सिर्फ। और अब जनाब ये जो बात है सारी, देखें वो कहते हैं कि एक डिस्ट्रॉयर हमारा, एक हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, एक हमारा फौजी अड्डा, पेंटागन। अच्छा, पेंटागन ने आज तक ऐसी रिपोर्ट नहीं दी कभी, पेंटागन ने कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं दी, ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं बनाई कि जिसमें वो डिफीट जाहिर करें। वो हमेशा सजेशंस होते हैं कि जी हम सुपर पावर है, अपने आप को हमेशा शो कर सकते हैं। पहली दफा वो कह रहे हैं, पेंटागन कह रहा है कि हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं है जनाब ट्रंप, हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ताइवान हमारे, और ताइवान को बचाने के लिए अगर हम गए तो हमारे सारे जहाज तबाह हो जाएंगे। आप बहुत ताइवान कर रहे हैं, हमारे सारे जहाज, हमारी सारी जो जितनी प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी अगर आप गए ताइवान के चक्कर में, या आप गए वहां किसी और फड्डे को बढ़ाने के चक्कर में। तो ये एक नया मामला ठीक कल से शुरू हो रहा है जनाब WHO का इजलास, ठीक है, और उसमें जनाब ट्रंप साहब ने कोई 75 मुल्कों में लॉबी की है कि ताइवान को बुला लिया जाए। सही। ऑस्ट्रेलिया ने बात की थोड़ी सी, उनको चाइना ने शटअप करवा दिया। उसके बाद थोड़ी सी न्यूजीलैंड ने बात की, उनको भी चाइना ने। अब रह गया वो क्वाड, एक क्वाड नामी चीज बनी थी जिसमें था इंडिया, ठीक है ना, इंडिया, जापान। भाई इंडिया इधर है ना, इंडो बार बार कहते हो कहां छुप किधर गया है मोदी, कहां है मोदी को सामने लाओ, हाजिर किया जाए मोदी। ओ भाई आप अमेरिका के अलाई हैं, वो कह रहे हैं कि ताइवान को मानो, आप ताइवान को मान नहीं रहे। अच्छा, कल इजलास हो रहा है, मैंने कुछ देर पहले पूछा अपने कुछ लोगों से इंडिया में, मैंने कहा ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग ताइवान पे? कहते हैं वो फंसे हुए हैं इस वक्त हम लोग, और अगर तो वोटिंग का मामला है ना, उस वक्त एन वक्त पे डिसाइड होगा। ये तो चले हो गया रौला एक।
अब जरा इंडिया को देखें, इंडिया की पोजीशन क्या है जनाब। मोदी साहब ने एक डांट जब उनको पड़ी ट्रंप से कि ओए मोदी, ये हाइड्रोक्सीक्लोरीन जो है फौरी तौर पे भेजो, फौरी तौर पे हाइड्रोक्सीक्लोरीन भेजो अमेरिका। मोदी ने कहा अच्छा मैं भेजता हूं। मोदी ने भेज दिया। बड़ा करें जरा, ये अजीब कमाल हुआ है, कमाल पे कमाल होता जा रहा है ये इतना। वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। अब जनाब पता चलता है कि वो मोदी जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेज रहा है, वो हाइड्रोक्सी क्लोरीन जो दवा के जो उसके अंदर जो अज्जा होते हैं उसके केमिकल्स, वो 68%, 68% वो चाइना से आते हैं इंडिया। ठीक। यानी इंडिया, चाइना से इंडिया आते हैं, इंडिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनती है, और क्लोरोक्विन अब वो जनाब सीएनएन ने आज भांडा फोड़ दिया। वो सीएनएन कह रहा है कि कोरोना वायरस एक्सपोज द यूएस अलायंस ऑफ इंडिया फॉर जेनेरिक ड्रग्स बट दैट सप्लाई चेन इज अल्टीमेटली कंट्रोल बाय चाइना। 68% हाइड्रोक्सी क्लोरीन के जो भी अंदर उसके मसाले होते हैं वो चाइना से आते हैं। अच्छा, बनती इंडिया में। अब अगर इंडिया चाइना वहां से रोक दे हाइड्रोक्सी क्लोरीन के ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो यहां पर ये देखें आप जरा, एज पीपल स्टार्टेड होर्डिंग इट, इंडिया रिस्पॉन्डली मेक 70% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई। वो 68% वाला तो दिखाइएगा अगर हमारे पास है तो। अच्छा, 68% का मतलब ये है, ये देखें, इंडिया गेट्स अराउंड 68% ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स। ओ भाई 68% चाइना से लेते हो, 2 नंबर लोग हैं ये। वहां से लेते हैं उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाइना से, और फिर उसके बाद इंडिया में तैयार होते हैं और इंडिया आगे भेज रहा है। ये क्या तमाशा है। अच्छा, वहां ट्रंप सोच रहा होगा कि 1 मिनट ठहरो, ये क्या है, यानी इसमें भी मेड इन इंडिया में भी चाइना निकल रहा है ऐसे। तो अच्छा, अब चाइना के साथ अगर ट्रेड बंद हो जाए या चाइना थोड़ी सी और आंखें दिखा दे, वो चाइना से कंपनियां मंगवा रहे हैं, अमेरिकी कंपनियां मंगवा के, वो भाई जो इंडिया में ऑलरेडी मौजूद हैं वो भी नहीं बना पा रही एक दवाई। आप कहां से एप्पल और गूगल और फलाना और ढिमाकना को इंडिया, ये पड़ गया रौला। ठीक है, बड़ा। और ये जो सफीर की डेथ हुई है ना, अब जरा वक्फा लें। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने जा रही है, यानी इस हवाले से आपसे मजीद भी बात बड़ा करेंगे। है, बढ़ेगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सियासी मामलात की तरफ वापस आते हैं। शेख रशीद साहब ने जो आज कहा है कि 31 के बाद झाड़ू फिरेगा, तो क्या डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में सियासत में कशीदगी की वो बात कर रहे हैं? कुछ कर रहे होंगे शेख साहब तो भाई हमारे। पहले वो ये बताएं कि 16 तारीख को शुगर रिपोर्ट आनी थी, वो किधर गई? आज 17 है गालिबन। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो वो 16 तारीख को रिपोर्ट आनी थी ना, 3 हफ्ते मांगे गए थे उस रिपोर्ट के लिए। नहीं, बाद में उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर रिपोर्ट शायद आए। किसने कहा था? शेख रशीद साहब साल भी कह सकते हैं, बादशाह आदमी है। शेख रशीद, ये तो FIA रिपोर्ट बना रही है, वाजिद जिया साहब रिपोर्ट बना रहे हैं। शेख रशीद साहब के लाला विलिमी ने तो नहीं तैयार हो रही। मसला ये है कि वो रिपोर्ट जो है वो अब गालिबन एक आध दिन के अंदर काबीना के इजलास में या उससे पहले FIA की तरफ से गालिबन जो इतलात ये हैं कि वाजिद जिया साहब मजीद उसके लिए टाइम लेंगे और हफ्ते या 2 हफ्ते जो भी उसका वक्त उसका मांगा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि रिपोर्ट गई कहाँ? वो जो एक दिन नहीं आई तो उसके बाद कोई ऐलान तो हुकूमत करती, कोई बात तो करते ना। शहजाद अकबर साहब के मार्फत ही तो वो बाहर आई थी, मंजर आम पे आई थी वो रिपोर्ट, तो बताते ना कि क्या बना फिर उस रिपोर्ट का। वो देखिए बात सारी ये है कि ये नोटिस, एक नोटिस, दूसरा नोटिस, छठा रेफरेंस, 5वां रेफरेंस, सीधी सी बात यह है कि इत्तेसाब पे लगा हुआ है ऐसे करके पॉज का बटन। सीधी सी बात है कि नवाज शरीफ बैठे हैं लंदन में और उनको छोड़ के आए हैं शहबाज शरीफ, और अपनी मर्जी से आए हैं, और जब जाना होगा तो अपनी मर्जी से चले जाएंगे। और जरदारी साहब बैठे हैं अपने घर पे, और मरियम नवाज साहबा बैठी हैं अपने घर पे, कैप्टन सफदर साहब भी अपने घर पे हैं, ख्वाजा साद रफीक भी बाहर हैं, राना सनाउल्लाह भी बाहर हैं, हनीफ अब्बासी भी बाहर हैं, एहसन इकबाल भी बाहर हैं, शाहिद खान अब्बासी भी। मुझे बताएं ना कि भाई आप बनाते रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैसे कितने लेकर आए हैं? वो घर नीलाम होने थे, इसाक डार, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त होनी थी, बैंक अकाउंट फ्रीज होने थे, कुछ करें। देखें बात यह है कि जब ये इस तरह नहीं होता। अब आशिक रशीद साहब ने एक और बात की है कि नैब के ऊपर अगर मामला खराब हुआ, डील करने की कोशिश गई, तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा, और मेरा ताल्लुक से इमरान खान से। शेख रशीद साहब पोजीशनिंग ले रहे हैं।
इनकार करें, हाँ करें, ना करें, शेख साहब, मैं अपनी इस बात पे कायम हूं कि शेख साहब हुकूमत में खुश नहीं है। शाह महमूद कुरैशी भी खुश नहीं है, ठीक है, वो भी खुश नहीं है, ये भी खुश नहीं है। इत्तेहादी तो पहले नहीं से नहीं, नाराज है डॉक्टर साहब, लंबी लिस्ट बता चुका हूं ना मैं, चौधरी तो लंबी बिरादरान लिस्ट नाराज मैं है। बता रहा हूं ना शख्स, ये बहुत सारी, देखिए ना, शुगर की नहीं आती तो शेख रशीद साहब को धमकी किसने दी थी? शुगर, एक फोन आया था शुगर एसोसिएशन का, ओ भाई एक मिनट जरा, शेख रशीद साहब इतने हमारे जबरदस्त किस्म के सियासतदान हैं, तो उनको धमकी लगी, तो वो उसके बाद धमकी के बाद फिर क्या, ऐसे नहीं। देखें, या एहतसाब एक तमाशा ना बनाए, एहतसाब के ऊपर ही इमरान खान साहब जीते हुए हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं एहतसाब, वो नहीं अब हो रहा, या ये व्हीलर डीलर आ गए बीच में सारे, रजाक दाऊद साहब हमारे इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम, उनको मैं नहीं कह रहा, बाकी शख्सियात, IPPs किधर गई, IPPs किधर गई, अद्वियात। आपको पता है कल क्या हुआ प्रोग्राम में? कल मैंने बात की ना कि किट्स का समझ नहीं आ रहा कि जो कोरोना वायरस सेफ्टी किट्स, नहीं सेफ्टी किट्स नहीं, कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग किट्स हैं, तो टेस्टिंग किट्स का समझ नहीं आ रहा कि ये कहीं प्लस पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है, कहीं नेगेटिव आ जाता है। तो पता ये चला कि पाकिस्तान में कोई भी अदारा ऐसा नहीं है, कोई अदारा जो कि ड्रैब समेत, जो कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो किट्स हैं उनको इजाजत देता हो कि ये सही है, इस किस्म की किट्स जो है इस्तेमाल होनी चाहिए, इस किस्म की किट्स इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नहीं, उनका कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। मैं अगर बाहर से कहीं से लेकर आ जाऊं 5,000 10,000 किट्स, किसी कहीं से भी खुद ही घर बैठ के बना लूं, तो वो किट्स मार्केट में बिकने शुरू, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो ड्रैफ वालों ने ये जवाब दिया कि जी हमारे पास जो अद्वियात हैं और जो बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उनको हम लाइसेंसिंग देते हैं, लेकिन ये जो किट्स हैं और मास्क, ये जो मास्क हैं, इनका भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो किट्स आई हैं चाइना से, ये जो किट्स आ रही हैं पता नहीं कहां कहां से, कोई ये नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी की शख्सियत या कोई मुझे ये बताए, वजाहत कर दे कि ये कहां, ये कोई एक किट्स पूरे मुल्क में इस्तेमाल हो रही है एक ब्रांड की, उनके कोई मेयार तो होगा ना, मेयार तो होगा, या दो किट्स चले दो कंपनीज की, हर जगह पर हर कंपनी बना रही है किट्स, और उधर का वो सांगड़ का पूरा नेगेटिव निकल आता है, कि नेगेटिव का पॉजिटिव निकल आता है, और ड्राइव वालों ने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने वजाहत हुई बाकायदा उन्होंने कहा हम नहीं है जिस, मैंने कहा कोई और है, कहते नहीं। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा है जो किट्स के मेयार को चेक करता, उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा खुलेआम किट्स बिक रही हैं, ये कोरोना, ये कोविड किट्स, उन्होंने कहा जी अभी तक तो हमारे पास ये इत्तला है, खुलेआम एक, मतलब अरे यार कमाल हो गया, मतलब आप एक दवाई भी देते हैं, बेचते हैं, या कोई टेस्ट, कोई भी टेस्ट होता है उसको कोई मेयार होता है ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं आप उसके, इसके डॉक्टर भी तो है भी इतना सेंसिटिव, नहीं, इसका कोई, इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा पाकिस्तान में, इन किट्स को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। पॉजिटिव नेगेटिव बना दें, नेगेटिव पॉजिटिव बना दें, एक ही वक्त में एक ही सैंपल निकालें और दो किट्स में डाल दें, तो एक में पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, उसको कोई, अब इसमें उम्मीद है कि कोई ना कोई जवाब आएगा इनकी तरफ से। ये कोई काम धंधे की बात करें, ये अजीबो गरीब किस्म के मेरे ऊपर इंकशाफ हुआ है कि किट्स की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में। हर नए रोज एक और नाअहली का इंकशाफ हो रहा है। नाअहली नहीं, ये पता नहीं नजरअंदाज हो गई है सबसे। चाइना से किट्स आ गई, चाइना से किट्स आ गई बहुत, 50 लाख हो गई, उनका कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना भाई। एक चाइना से आ गई, एक स्पेन से आ गई, एक वियतनाम से आ गई, एक टम्बकटू से आ गई, कोई म्यार होगा ना कि ये उनकी रिक्वायरमेंट है किट्स की, किट्स को ऐसा होना चाहिए। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, यानी कोई किट्स आ गई, बस आ गई, ठीक होंगी, दिए किसी ने तो ठीक होंगी। अच्छा इंडिया में भी ये हाल है, ये कई मुल्कों में, वो स्पेन में, इटली में तो बाद में पता चला था किट्स 2 नंबर निकलाई थी। तो हमने क्या कोई किट्स का म्यार नहीं रखा हुआ कि ये हम अगर किसी को पॉजिटिव बना रहे हैं या नेगेटिव करके भेज रहे हैं तो उस किट का क्या म्यार है? नहीं वो आई है बस, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत अच्छा, ठीक ही होंगी, लगानी शुक्र थी। लोगों का टेस्ट करवाए जा रहे हैं 3 महीने से, और आज बता रहे हैं कि उसका तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। अच्छा जो पाकिस्तान के अंदर मैंने पूछा बन रही है, कहते हैं हाँ। मैंने कहा उनको तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, कहते हैं नहीं, वो बस वो असल में मेडिकल के दायरे में नहीं आती किट्स। सही, क्या है मेडिकल के दायरे में किसके कोई इसको कोई रेगुलेट, अब मेरा ख्याल, उम्मीद करता हूं कि कल या परसों तक ये इसका कोई जवाब आ जाएगा। डॉक्टर साहब एक तो ये मसला है, ऊपर से सियासत में जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो भी गिला करते नजर आ रहे हैं, और आज पीटीआई में फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा है कि मेरा इस्तेहसाल किया जा रहा है, और जो काली भेड़े मौजूद हैं पीटीआई में उनका नाम लिया। कौन सी काली भेड़े? नाम तो नहीं लिया डॉक्टर साहब, उन्होंने सिर्फ कहा है कि काली भेड़े।
जहाँ बात ये फिरदौस आशा के अमान साहबा, उनका नाम लें तो उनके भी डिस्कशन हो। वैसे है बात तो सही कि बहुत सारी काली भेड़ें हैं, और काली भेड़ें जो है वो, लेकिन डॉक्टर साहब अभी याद आया नहीं, काली भेड़ काली होने में क्या फर्क है वैसे? मतलब कि काली भेड़ को गाली है क्या? उसका रंग काला है, स्याह फार्म है, ये तो इसमें तो अमेरिका वगैरह में इस तरह की बात नहीं कर सकते आप। काली भेड़ सफेद भेड़ ये तो कानून नाफिज हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि वो तो, मुझे तो पता ही नहीं सफेद भेड़ें बची कौन सी हैं पीटीआई में, सारे के सारी वो सब के सभी। आपको पता है वो उस्मान बुजदार साहब को मैं कई दिनों से कह रहा था कि उनके भाई ने इल्जाम लगा दिए है कि पता नहीं साहिवाल के अंदर कितने अरब खरब के वो जालसाजी हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। उन्होंने फूफा के ऊपर अपने या किसी रिश्तेदार पर इल्जाम लगा दिया, डीपीओ सीपीओ डीपी पता नहीं किसके ऊपर क्या, वो फटेबाजी चल रही है। इमरान खान साहब अपने आप को निकाल लें इस पूरे मामले से। अब जनाब आज तो खैर कोई भी नहीं आया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है किसी की? नहीं डॉक्टर साहब, आज असद उमर नहीं आए, नहीं, जफर मिर्जा भी नहीं आए, नहीं डॉक्टर साहब। तो शिबली फराज क्या बना वो कमांड वो रोज? हाँ नेशनल नहीं, शिबली फराज साहब तो कोसने आए थे ना। इजलास नहीं था आज। शिबली फराज साहब बड़े नफीस आदमी है, लेकिन मुझे बस कि शिबली फराज साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर गवर्नर, खुदा का वास्ता, पिछले साल चले गए थे कराची गवर्नर राज लगाने के लिए, और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे कैसे मुल्क दुश्मन तो नहीं है ना, अच्छे आदमी है, तो वो कैसे उन्होंने बात की सिंध की तरफ आ रहे हैं, तो सिंध पे वो क्या मतलब सिंध की तरफ क्या वो जहाज में बैठ के आने की बात कर रहे थे? ने भी आज सिंध पे तनकीद की डॉक्टर साहब। नहीं वो तो ट्रेन के ना, वो तो ट्रेन का मसला है ना, सिंध नहीं मान रहा। अब पंजाब से ट्रेन खोलने की बात, वो फैसला अजीब रौला है ना। वो यहाँ से शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मेरे ईद से पहले ट्रेनें चलनी चाहिए। अच्छा ट्रेनें चलनी चाहिए और एसओपी बना के चला दें ट्रेनें, क्यों इसमें इशू नहीं है? इशू तो देखिए ना, ट्रेन के अंदर कोई इशू नहीं है एसओपी बनाना, लेकिन मसले है कि सिंध कह रहे हैं कि नहीं, वो सिंध कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना बर्डन आएगा तो हम इसको नहीं ले। तो अब बात एक उम्मीद रह गई है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। कल सुप्रीम कोर्ट को इनको आखिरी देखें, चंद रोज रह गए हैं, लोग परेशान हैं, सामान लेकर आते हैं दुकानों पे, सामान वो पुलिस बंद कर, फिर नया एसओपी आ जाता है, फिर उधर से उधर आ जाता है, हफ्ता रह गया ईद में, और ये अभी तक ना कोई यानी खोला है। तो एसओपी तो बना दिए ना, एसओपी पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कीमतें जो है वो जहां तक पहुंची हुई थी चीनी बहरान के दौरान, वो चीनी बहरान खत्म हो गया, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं। ये इमरान खान साहब को गवर्नेंस का प्रॉब्लम, और इस गवर्नेंस के साथ जो मैं पहले बात कर रहा हूँ ना कि ये गवर्नेंस का इशू और बढ़ेगा, क्योंकि साथ साथ आपने ये कोविड से भी कर रहे हैं और लॉकडाउन नरम कर रहे हैं ना। आज तो ये भी कहा जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से आटा मिलों पर भी छापे का इंकशाफ हुआ है और कहा जा रहा है कि गंदम का हदफ पूरा करने के लिए अलीम खान साहब बोरियां उठाते नजर आए, छापे वापे मारे उन्होंने जाके। ब्रेक ले लेते हैं। रिपोर्ट किधर है? IBPs के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, वापस आएंगे नाजरीन ब्रेक से, सियासी मौज़ूआत पर डॉक्टर साहब से मजीद भी मोदी, हाँ इंडिया में आप जरा वाले ठीक हो एक नया किस्सा वहाँ पे छिड़ रहा है। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब सियासी मामलात पर बात करते हैं। जो हम ऑपोजिशन जमातें तो गिला करती हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन हुकूमत के अंदर जो शख्सियात हैं वो भी नाराज़ हैं काफ़ी। चौधरी बिरादरान जो कि इत्तेहादी हैं वो भी नाराज़ हैं। आज फिरदौस शिकवान साहिबा ने भी बयान दिया है। क्या हालात मज़ीद ईद के बाद कशीदा होने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आप समझते हैं? ईद से पहले अल्लाह करे ईद खैरी से गुजर जाए। ये जो अफरा तफरी है, बाहर कोई कायदे कवानीन बन जाए अगर पूरे मुल्क में, तो लोगों के लिए सहल हो कि SOPs नहीं बन रहे और दिन ही कितने हैं, तो अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो चाइना अमेरिका का जो फड्डा है जी, ये कहाँ तक पहुँच गया है, ये यानी आप देखें कि कहाँ पर कैसे इसकी एक बड़े ज़बरदस्त प्रोफेसर इंपीरियल कॉलेज के नील फर्गूसन, अच्छा उन पे आज शदीद तनकीद है, बहुत तनकीद उन पे हो रही है। और वो ये हो रही है, ये वो हैं जो कि जिन्होंने मॉडल डिज़ाइन किया था, ये जो कोविड-19 का मॉडल, और ये उनके जो है वो काफ़ी अरसे से काफ़ी सीनियर उनके मैथमेटिक्स को जो बायोलॉजी के साथ आप जोड़ लेते हैं तो फिर उसके बाद ये उसमें कैलकुलेट करते हैं, मॉडल्स बनाए हैं इन्होंने 2008 में भी, उससे पहले भी, उनके बड़े सीनियर। इन्होंने 5 मई को इन्होंने इस महीने की 5 मई पे इन पे तनकीद हुई थी। तनकीद ये हुई थी कि ये खुद जो है इन्होंने जो रूल्स डिज़ाइन किए उस पर इन्होंने खुद अमल नहीं किया। तो आज के अखबार भरे हुए हैं इनके ऊपर तनकीद से कि इन्होंने फेल मॉडल बनाया, देखें ना 5 लाख लोग मरने थे वो तो नहीं मरे, ये हो गया वो हो गया। अच्छा अमेरिका में भी जितने उनकी मॉडलिंग सिस्टम थी उतनी नहीं गई, कई जगहों पे ज़्यादा चली गई, तो मॉडल्स हैं।
असल वजह इनकी तनकीद की आज सामने आई है, ठीक। और वो ये आई है कि जनाब हुआ क्या है कि जो इंपीरियल कॉलेज दुनिया के चंद बेहतरीन कॉलेजेस, बेहतरीन साइंस के कॉलेजेस जो हैं, उनमें से एक इंपीरियल कॉलेज लंदन है। तमाम दुनिया, इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है, पता ही चलता है कि उनका जो वेस्ट लंदन कैंपस है, वो वेस्ट लंदन कैंपस जो इंपीरियल कॉलेज का है, वो दुनिया का जदीद तरीन एक रिसर्च कैंपस बनने जा रहा है। ठीक। और उस कैंपस की खूबी यह है कि उस कैंपस को लंदन में चाइना बना रहा है। ये जरा बड़ा करें पेज का, यानी कहां कहां से चीन निकल के आ रहा है। वो इंपीरियल कॉलेज परेशान कर दिया। एमपीज कह रहे हैं कि भाई ये बोरिस जॉनसन वो किस किस्म के इंसान हो, 5 मिलियन डील की जो डील है वो हुआवे ने साइन कर ली है इंपीरियल कॉलेज के साथ, और इंपीरियल कॉलेज लंदन में 5G हुआवे, जिसके ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। और ये जो बोरिस जॉनसन है, ये इंतहाई करीब तरीन, आप समझें कि ये यानी ये नन्ना मोदी है, ये सुनहरे बालों वाला मोदी है। अब मसला ये है कि वो जो है, वो उसने ये कब डील साइन की, कब 5G को परमिशन मिली, और इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है उसके अंदर अब वो जनाब कोस रहे हैं इसको, कोविड को, इधर गालियां उधर गालियां, ये नील फर्गुसन फ्रॉड था, ये वो रिजाइन करके हुए 15-20 दिन पहले उसके ऊपर एक स्कैंडल है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहां से कल तक मोदी ने जवाब देना है ताइवान के हक में। देखिए ये जाती है, ये जाती इंडो पैसिफिक बना के, क्वाड बना के यहाँ पे बिठाया है उसको, और मोदी इस वक्त ताइवान से डर जाए इस बात पे कि पेंटागन की रिपोर्ट आ गई है कि हम नहीं बता सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। और 68% दवाइयां चाइना से मंगा के उनके इंग्रेडिएंट्स और अमेरिका भेज रहे हैं। कैसा आदमी है? बात करेंगे डॉक्टर साहब, मजीद खबरें भी सामने आएंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त दुख है मुझे, अफसोस है, मुझे अफसोस है, मोदी पे अफसोस है। क्या बनेगा इस बेचारे का, मैं दुख है मुझे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कितना जलील होगा ये आदमी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।